करें। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े में और जम कर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब तो बस आपकी ही बारी है। कमर कस लो, क्योंकि सितंबर के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, बहुत दिन हो गए अब तो, और अब जनवरी में एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो ये अटैम्प्ट किसका है? ये अटैम्प्ट तुम्हारा है, जो तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसीलिए तो क्लिक करा है। तो जी हाँ, बिल्कुल। तो अब ये आपकी बारी है और अब से लेकर के 12 जनवरी को आपका एग्जाम है और 12 जनवरी को आपका पहला प्यार यानी पहले प्यार का एग्जाम है। पहले प्यार का एग्जाम है अकाउंट्स यार, योर फर्स्ट लव। सर फर्स्ट लव तो कोई और था, छोड़ो उसको, ठीक है। पढ़ाई की बात हो रही है। पहला प्यार 11th क्लास में जो मिला अकाउंट्स, ठीक है। 11th क्लास में कोई और भी मिला था, उसकी बात नहीं करनी। तो अब हमें अकाउंट्स के एग्जाम की तैयारी करनी है और हमारा पहला पेपर अकाउंट्स का होने वाला है। तो कहते हैं ना कि अगर शुरुआत अच्छी मिल जाए, ओपनिंग अगर अच्छी हो जाए, तो फिर आगे आने वाले जो बैट्समैन हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, फिर वो खुल के खेल सकते हैं। तो ये हमारे ओपनर हैं, अकाउंट्स हमारा ओपनर है। तो रोहित शर्मा को हमें क्या करनी है? एक तगड़ी ओपनिंग देनी है। इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है? हमारी है। और हमारा रोहित शर्मा कौन है? अकाउंट्स का एग्जाम। तो बस अगर वर्ल्ड कप जीतना है, एग्जाम में पास होना है, तो अपने रोहित शर्मा को चलना पड़ेगा। और हमारा रोहित शर्मा यानी अकाउंट्स का एग्जाम, उसको चलना नहीं, उसको एकदम दौड़ना पड़ेगा, उड़ना पड़ेगा, तभी मजा आएगा। तो तैयार हो जाओ इस बात पे। और सर कैसे तैयार हो जाए, क्या करें? क्योंकि अकाउंट्स में ना सिलेबस बहुत ज्यादा है। कहने को तो 11 ही चैप्टर है, लेकिन हर चैप्टर में इतनी सारी यूनिट। जैसे चैप्टर 1 में ही सर 7 यूनिट है, चैप्टर 2 में फिर 6, 7, 8 यूनिट है। फिर आगे चलो कंपनी अकाउंट में 6 यूनिट। पार्टनरशिप का तो पूछो ही मत सर। ये कहने को 11 चैप्टर है, बट ये पढ़ते 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 अराउंड 25 से ऊपर निकल जाते हैं चैप्टर। तो सर इतने सारे चैप्टर कैसे करेंगे 3 महीने के अंदर, और एग्जाम से पहले कैसे रिवाइज करेंगे 4-5 दिन के अंदर? तो डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका दोस्त, आपका भाई, आपके सीए के जर्नी का सारथी सीए मोहित श्रीवास्तव यानी कि मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा पढ़ने का सही तरीका अकाउंट्स के पेपर के लिए। जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि एग्जाम में ये टॉपिक आएगा नहीं, सी कैटेगरी टॉपिक एग्जाम में आएगा नहीं। इस हिसाब से तो कभी भी एबीसी एनालिसिस समझना ही नहीं चाहिए। और जो ऐसे एबीसी एनालिसिस बनाते हैं बच्चे खुद या कोई टीचर अगर बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलती कर रहे हैं। तो हम किस हिसाब से एबीसी अपना कैटेगराइज करते हैं? हम ये देखते हैं कि जो चैप्टर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और जिसमें टाइम कम लगेगा और जिसकी वेटेज भी ज्यादा है, मतलब एग्जाम में तो पूछा जाएगा ही, प्लस उसकी वेटेज भी बहुत ज्यादा है। और ऐसे भी कुछ चैप्टर हैं जो एग्जाम में कभी कभार अरसों में आते हैं, उनकी वेटेज भी कुछ खास नहीं है, तो वो होते हैं सी कैटेगरी ऑफ टॉपिक। तो ध्यान रहे, छोड़ना सी को भी नहीं है, बट कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम सी कैटेगरी ऑफ टॉपिक में अपना टाइम इन्वेस्ट कर दें और एग्जाम में वो आए ही नहीं, और आए तो फिर बहुत कम नंबर का है। बट इसके अलावा कुछ ए और बी कैटेगरी टॉपिक ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, यानी कि हर एग्जाम में आना ही आना है उनको, और उनकी वेटेज भी अच्छी खासी है। तो हमें उस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, मतलब ए कैटेगरी टॉपिक पहले खत्म करो, फिर बी कैटेगरी, और फिर टाइम बचे और हिम्मत बचे तो सी कैटेगरी। और ये आपको हर सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का बता सकता हूं, अकाउंट्स को मैं बता रहा हूं और इकोनॉमिक्स का मैंने आपको पहले बता दिया इस वीडियो में, ठीक है। तो वो आप जरूर देख लें इकोनॉमिक्स की वीडियो भी, और ये अकाउंट्स की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ए कैटेगरी ऑफ टॉपिक हमारे अकाउंट्स के लिए क्या क्या है? तो सबसे पहला चैप्टर, मतलब ये जो सीक्वेंस में कैटेगरी के अंदर 1 2 3 4 5 लिखे हैं, आप इसे अपनी समझ से या अपनी नॉलेज के अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं। पहले अगर जैसे यहाँ पे एनपीओ लिखा है, अगर आपको पहले एनपीओ नहीं करना, आप बीआरएस कर लो, आप रेक्टिफिकेशन कर लो, आप इन्वेंट्री कर लो, आप कंपनी कर लो, ये सीक्वेंस ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन जो कैटेगरी डिवाइड करी है मैंने, ये बहुत सोच समझ के करी है, इसको आप छेड़छाड़ मत कर देना। एक चैप्टर को हम ऊपर नीचे करेंगे आपके हिसाब से, वो आपको डिसाइड करना, बताऊंगा कौन सा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है? एनपीओ, जो मैंने लिखा है, क्योंकि एग्जाम में आता ही आता है। 10 नहीं तो 15 नंबर तो दे के ही जाता है, कभी 10 कभी 15, कभी 10 कभी 15, चलता ही रहता है इसका गेम। तो 10 से 15 नंबर की वेटेज कैरी करता है ये। कंपनी अकाउंट अनडाउटेडली पूछा जाएगा, 15 नंबर का बड़ा क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आएगा ही आएगा। 15 नंबर का बड़ा क्वेश्चन हो गया, और छोटा मोटा क्वेश्चन भी हो सकता है कुछ, वो भी आ सकता है। अब कंपनी अकाउंट ना बहुत बड़ी है, 6 उसके अंदर यूनिट है, तो उसमें से ए कैटेगरी कौन सी है और बी कैटेगरी और सी कैटेगरी कौन सी है? तो मैं यहां पर आपको दिखाने वाला हूं ए कैटेगरी। ए कैटेगरी कौन सी रखी है हमने? इसके अंदर इशू, फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर वाला जो टॉपिक है ना, ये हमारा हो गया ए कैटेगरी ऑफ टॉपिक, जिसके अंदर हमें शेयर क्या करते हैं? फोरफीट करते हैं, फिर री इशू भी करते हैं, जिसमें प्रोराटा होता है, अलॉटमेंट करते हैं, एसपीआर भी होता है, मतलब वो सारा तिगड़मबाजी होती है। जनरली वही क्वेश्चन आता है 15 नंबर का। इसके अलावा एक यूनिट अगली है इशू ऑफ डिवेंचर वाली, ये भी काफी फ्रीक्वेंटली ऐसे ही पूछने लगा है। और अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इशू, मेरे को ऐसा लगता है कि यार जनवरी अटेम्प्ट के लिए ना ये वाला टॉपिक भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट रहने वाला है, इस पर ऐसे की नजर रहने वाली है, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। वरना मैं सिर्फ 2 ही रखने वाला था, बट जब मैं एनालाइज कर रहा था तो मैंने कहा नहीं यार, ये ना कहीं जाती ना हो जाए और कहीं ये 5-10 नंबर आपके मिस ना हो जाए, क्योंकि अगर आएगा क्वेश्चन इसमें से तो सीधा 5 नहीं तो 10 या फिर 8, इससे नीचे तो नहीं आएगा।
तो क्यों ना 5 से 8 नंबर हम सिक्योर कर ले, क्योंकि अभी देखना एक कैटेगरी में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये कंपनी अकाउंट के अंदर ये 3 यूनिट हम पहले कवर करने वाले हैं, उसके बाद जो बच्ची कुछ है वो आगे मैं करवा दूंगा अभी, ठीक है। देन बीआरएस हर अटेम्प्ट में आता ही आता है, 8, 10, 12, इससे नीचे तो बात ही नहीं करता। ऐसे ही पता नहीं क्या हो गया, ऐसे को मजे आने लगा इसमें, तो बीआरएस बहुत जरूरी है। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, पिछले अटेम्प्ट में 8 नंबर का, उससे पिछले अटेम्प्ट में 10 नंबर का सस्पेंस अकाउंट के साथ, तो ये 4 तो बिल्कुल शॉर्ट हो गए, ये तो आने ही आने। प्लस इसके बाद इन्वेंट्री, ये अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट में जो अभी गया है आपके दोस्तों का अटेम्प्ट सितंबर वाला, इसमें तो आईसीआई ने इन्वेंट्री नहीं पूछा, और ऐसा कोई अटेम्प्ट है ही नहीं जिसमें आईसीआई ने इन्वेंट्री ना पूछा हो। तो बड़ा क्वेश्चन जो होता है 5 नंबर का, वो आईसीआई ने पूछा ही नहीं। तो मुझे लगता है आईसीआई इस बार जरूर पूछने वाला है, ये एकदम हॉट टॉपिक रहने वाला है हमारे एग्जाम में, और क्या पता ऐसा हो जाए आपको क्वेश्चन नंबर 3 या 4 ही देखने को मिल जाए, तो मजे आ जाएगा। तो इन्वेंट्री मैंने इस बार इसलिए रखा है यहाँ पर, और इसके बाद हमने रखा है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क एंड फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट दोनों यूनिट मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, ये तो आने ही आना है 10, 12, 15 नंबर के बीच का। फिर थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, अक्सर बच्चे थियोरी छोड़ जाते हैं, थियोरी छोड़ने का मतलब जानते हो कितना नुकसान हो सकता है, 20 नहीं तो 22 नहीं तो 25 नंबर तक का नुकसान तक थियोरी में हो जाता है बच्चों को। क्यों सर, क्यों, कैसे? अरे तुम पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट ही ट्रू फॉल्स छोड़ देते हो थियोरी छोड़ते ही, क्योंकि क्या होता है 12 नंबर आते हैं ट्रू फॉल्स के सीधे, और वो तो थ्योरी से आएंगे ना। थ्योरी मत बोलो इसको, कॉन्सेप्ट बोलो पहले, तो कॉन्सेप्ट है ये। जैसे इस बार भी जो आईसीआई ने पहले क्वेश्चन पूछा सितंबर में, पहला क्वेश्चन ही कहता है, इन्वेंट्री से बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा, बट इन्वेंट्री से ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ही पूछ लिया। वो आईसीआई के स्टडी मैट ने भी ट्रू फॉल्स देखना एक बार, वो जो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल वाला है कि हम इन्वेंट्री को कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ये बोलता था, और ट्रू इसका आंसर था। तो बस ये बताना था। तो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क यानी कि 12 नंबर तो सीधे वो हो गए। 4 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी पार्ट, 4 नंबर का सीधा डायरेक्ट थ्योरी होती है, मतलब कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट टेस्ट करना चाहता है आईसीआई आपके। अब वो कहीं से भी हो सकता है, वो आपसे कोई गोइंग कंसर्न पूछ लेगा, कंसिस्टेंसी पूछ लेगा, कंजर्वेटिज्म पूछ लेगा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कुछ भी पूछ सकता है वो उसमें से। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर कुछ 3 यूनिट रखी हैं, इनमें से अक्सर ये देखा गया है कि यहाँ से आना ही आना है, ठीक है। तो इस बार भी ऐसे कहता बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस पूछ लिया, बताओ ये कैसी बात है, ये पूछ लिया 4 नंबर में। अब जो छोड़ के उनको 16 नंबर सीधे उड़ गए। तो देखो इसीलिए कैटेगरी ए को दोबारा रिवाइज करा दूं मैं, क्या क्या इसके अंदर, एनपीओ कंपनी अकाउंट की ये 3 यूनिट, बीआरएस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इन्वेंट्री, फाइनल अकाउंट पूरा दोनों यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाता है। और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब वही वाला चैप्टर, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, अजम्पशन जो होता है हमारा, ठीक है, ये अजम्पशन हो गई। और इसके अलावा तुम्हारा क्या था, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म, मैचिंग, मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू रिकग्निशन, ये आगे इसमें किसके अंदर, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रिसीट, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ये चैप्टर 1 के अंदर आपको मिल जाता है, यूनिट 2 के अंदर मोस्टली, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो खर्चा करा है क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू होगा। आपने जो वेजेस पे करे हैं कंस्ट्रक्शन में या किसी मशीन को इंस्टॉल करवाने में, तो ये आपका वेजेस जो रहा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहा, तो ये बताना होता है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा, ये कैसे आएगा, जब ये पढ़ के जाओगे। इसमें से ट्रू फॉल्स भी आता है, इसमें से बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें डिफरेंस भी पूछ सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट का, या कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ये भी क्वेश्चन बन सकता है 4 से 5 नंबर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिजेंट एसेट एंड कंटिजेंट लायबिलिटी, इस बार मेरे को लग रहा है यहाँ से एक थियरी क्वेश्चन बन सकता है इस यूनिट से। तो ये अगर आपने कैटेगरी ए ही कर लिया तो दोस्त आप ये देखो आपके 60 से 70 नंबर आराम से सिक्योर हो गए, क्योंकि 15-15 नंबर के तो इसके अंदर 2-3 चैप्टर ही आ गए मेरे। जैसे एक आ गया एनपीओ, सीधा 15 मार्क्स, कंपनी कम से कम 15 नंबर, ये 30 नंबर, 8 से 10 नंबर ये हो गए। रेक्टिफिकेशन ये भी 8 से 10 का हो गया, चलो 6 से 10 कर लो इसको, कभी कोई 6 नंबर का भी आया था, तो 6 से 10 ये हो गया। इन्वेंट्री शॉर्ट 5 नंबर, फाइनल अकाउंट 10 से 15 की वेटेज, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इस बार यही मान लो, मतलब इस बार भी आया था वो हो गया, और एक और थियरी क्वेश्चन आता है, इन्वेंट्री से थियरी क्वेश्चन आ गया था हाँ इस बार 4 नंबर का, वो परपेचुअल इन्वेंट्री का डिफरेंस पूछ लिया था उसमें और पीरियडिक इन्वेंट्री के बीच का, इसलिए बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा 4 नंबर का, क्योंकि 5 नंबर का उसने वही पूछ लिया था। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है इसमें भी। तो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क मान लो कि सारा ना सही तो कम से कम 10 से 15 नंबर तो कवर हो जाएंगे, 3 यूनिट आपके, तो खुद ही कवर कर लो। अब देखो 15 नंबर ये, 15 नंबर के ऊपर के 3 चैप्टर और, तो 15, 30, 40, 50, 55, 65 और ये 75, मतलब 70 से 75 तक चलेगा। मैंने तो फिर भी अपना वो कंजर्वेटिव प्रिंसिपल लगा 60-70 ही बताया। तो एक कैटेगरी ऑफ टॉपिक ये सबसे पहले कवर कर लो, आप एकदम सिक्योर हो। आप अगर ये कर लिए ना और बी कैटेगरी कुछ टॉपिक भी कर लिए तो 90+ तक का टारगेट आप अचीव कर सकते हो बहुत इजीली, अगर ऐसे मेहरबान हो जाए तो। ए कैटेगरी के अंदर ये आ गया। आइए बी कैटेगरी के अंदर क्या देखते हैं। बी कैटेगरी के अंदर कुछ चैप्टर रखे हैं मैंने, ये भी ऐसे ही बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है, हर एग्जाम में इनमें तो क्वेश्चन दिखते हैं, आप देख सकते हैं इजीली। तो डेप्रिसिएशन हो गया एक, तो आता ही आता क्वेश्चन इसका। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर से क्वेश्चन आता है,
इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, सिंगल एंट्री प्यार से तुम जानते हो, तो ये 3 चैप्टर हो गए। इसके बाद कंपनी अकाउंट का जो एक रिमेनिंग पोर्शन था, मतलब 3 यूनिट बची ना, उसमें से ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मेरे को लगता है यहाँ पे ये बी कैटेगरी ऑफ टॉपिक रहना चाहिए। तो ये हो गया। पार्टनरशिप के अंदर से एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। सर एक बात बताओ, आप तो कह रहे हो एबीसी कैटेगरी आपने डिवाइड करी है जो एग्जाम में बहुत और ज्यादा नंबर के आते हैं। सर पार्टनरशिप तो हर बार एग्जाम में आता है, कम से कम 20 नंबर का तो आता ही आता है, 15 से 20 नंबर का, और आपने से बी में रखा, ए में क्यों नहीं रखा? इसके पीछे रीजन हो तुम लोग। मैंने कहा था ना कि एक चैप्टर ऐसा रहने वाला है जो आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे ए कैटेगरी होगा, बी होगा या सी होगा, वो है पार्टनरशिप वाला। क्योंकि बहुत से बच्चे पार्टनरशिप नहीं टैकल कर पाते सही से, उनको दिक्कतें आती हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कंटेंट है। क्योंकि जो आपने पूरा 12th क्लास में पढ़ा है वो आपको सिर्फ एक चैप्टर में यहाँ पढ़ा दिया और सारा ही पढ़ाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं कोई टॉपिक छोड़ा, बल्कि एडिशन करा टॉपिक के अंदर एलएलपी वाला पोर्शन डाल के भी, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ही है, तो वो ना हैवी पड़ जाता है, उसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है। तो मैंने इसलिए उसको बी कैटेगरी रखा। वैसे मेरी मानोगे तो मैं तो सी में ही डालूंगा उसको। मैं चाहूंगा कि सबसे लास्ट में पार्टनरशिप करो, उसको बीच में लेके ही मत आओ, क्योंकि आपको फ्लो तोड़ देता है वो कहीं ना कहीं। तो फिर भी अगर आप चाहो, अगर आपकी कमांड है, जिन बच्चों की अच्छी खासी कमांड है पार्टनरशिप, जिन्हें अच्छा लगता है, उनके लिए है ये, या तो बी में रख लो या ए में रख लो। उसमें से एडमिशन, टाइम और डेथ वाला पोर्शन पहले कवर कर लो, जो रिमेनिंग डिसोल्यूशन का रह गया या गुडविल वाला रह गया, ट्रीटमेंट ऑफ तुम्हारे बाकी चेंज इन पीएसआर के रह गए, वो सब तुम सी में रख सकते हो। बट ये आप पे छोड़ा मैंने, ये वाला चैप्टर आपको किस में रखना है। मेरे हिसाब से मैं सी में रखूंगा इसको, क्योंकि अक्सर पार्टनरशिप में अगर एडजस्टमेंट हल्की सी भी ऊपर नीचे हो जाए तो उसकी बैलेंस शीट मैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है एग्जाम में, और वो टाइम बहुत खा जाता है। तो हमें एग्जाम में पास भी होना है, हमें टीचर को ये नहीं दिखाना कि मुझे कितना आता है, मुझे टीचर से ये नंबर लेने हैं, जो मेरे को आता है वो मेरे को सही आता है, उसे ये बताना है, ये नहीं कि मेरे को मैं करके आया हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। तो ये कुछ कैटेगरी बी के हो गए। ये चैप्टर आप पे डिसाइडेड करना है कि आपको क्या करना है। इसे मैंने स्टार मार्क कर रखा है इस चैप्टर पे, ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया। हाँ सर, तो ये जो बी कैटेगरी टॉपिक है ये भी आपको 30 से 40 नंबर तक देके जाते हैं आराम से। तो देखो ऊपर से 60-70 हो गए, 32 से 40 यहाँ पे हो गए, 30 से 40 रख लो, चलो तुम्हें ज्यादा दिक्कत ना हो। तो 60 + 30, लोअर साइड में भी 60 + 30 अगर मैं कर दूं तो 90 नंबर तो यही होगा सीधे। जिन लोगों ने यही अच्छे से कर लिया उनको तो कोई रोक नहीं सकता 90 से 95 नंबर के बीच में आने से। कभी कभी तो पूरा 100 का भी इसमें से आया था, क्योंकि हमारे ऊपर मैंने जो कैटेगरी बनाई है वो मैंने 125 में से बनाई है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे ऊपर 125 नंबर का आता है। सर 125 का आता है? अरे हाँ 125 का आता है। तुम्हारे ऊपर में आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6, 6 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंपलसरी 20 नंबर का, मतलब सब पार्ट्स मिला करके 20 नंबर का, और बाकी 2 to 6 में से तुम्हारे पास रहती है एक क्वेश्चन को छोड़ने की चॉइस। तो हर क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा जो तुम अटेम्प्ट करोगे, यानी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे 100 के, और एक क्वेश्चन रहा वो तुम छोड़ोगे, वो भी तो 20 नंबर का है। तो टोटल कितना 120, तो आपने 125 बोला। अरे एक इंटरनल चॉइस भी होती है दोस्त, तो टोटल कितने का हो गया? 125 का हो जाता है पेपर इस तरीके से। तो मैंने इस तरीके 125 में से मैं आपको नंबर बता रहा हूँ कि कितना नंबर का आपको मिल जाएगा। अगर 100 का ही देखोगे तो ए बी कैटेगरी में आपका 100 नंबर का अचीव हो जाना है। तो चलो ये बी कैटेगरी में क्या होगा? डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सिंगल एंट्री, कंपनी अकाउंट में से रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मैंने रखा है यहाँ पे, और पार्टनरशिप इट्स योर चॉइस, ठीक है। सी कैटेगरी में क्या बचा सर? अरे बहुत कुछ बचा सी कैटेगरी में, टेंशन मत लो, ठीक है। बट ये वो है जो तुमने बहुत बचपन में पढ़ा और तुम्हें आता भी है, और ये ऐसे पूछता भी बहुत कम है, इसलिए इसमें रखा है मैंने, और एग्जाम की वेटेज बहुत कम रहती है इसकी, ठीक है। तो 8 से 15 नंबर तक रहती है इस पूरे टोटल की वेटेज। तो इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास? कैश बुक आ गया, सब्सिडरी बुक आ गया, ट्रायल बैलेंस पूछेगा ही नहीं, ऐसे पूछेगा ही नहीं, ठीक है। हाँ ट्रू फॉल्स में वो पूछ ले, उसको क्वेश्चन पूछ ले ट्रू फॉल्स से बना करके, वो अलग बात है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वो भी आएगा, वो स्टडी मेट से ही आएगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ये आ गया। कंपनी अकाउंट का आपका एक और जो यूनिट छुट्टी हुई थी वो आ गई यहाँ से। पार्टनरशिप का जो रिमेनिंग गुडविल, चेंज इन पीएसआर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो सब बचा, गारंटी वगैरह, वो सब आप मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये आपकी चॉइस है, आपको इसको ए में रखना है, बी में रखना है, सी में रखना है। पार्टनरशिप पूरा आपका स्टार के साथ आपकी चॉइस में, आप जहाँ मर्जी करना चाहो, बट फिर भी ना सबसे लास्ट में ही करना, बाकी सारा कवर कर लो उसके बाद करना। फिर आता है जो आपका थियोरेटिकल पोर्शन बचा फर्स्ट चैप्टर में, वो बस इतना कर लो, बहुत है, इतना कर लिया ना, इतना तो करना ही है, और सीक्वेंस ये फॉलो कर लो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको पास होने से रोक दे, पास तो छोड़ो यार, 90+ लाने से रोक दे। बस शर्त यह है कि ईमानदारी से करना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा। बस ए और बी कैटेगरी अच्छे से कर लो, बेड़ा पार है। सर क्या सी छोड़ दें? नहीं, टाइम है, अभी पूरे 3 महीने हैं, 3 महीने में बहुत अच्छी तैयारी किया सकते। सोचो ना यार, तुम्हारे पास तो जो अभी जनवरी में पहला अटेम्प्ट देंगे, तुम्हारे पास तो अभी से 3 महीने हैं। तुम वो सोचो, तुम्हारा कंपटीशन और बढ़ जाएगा जैसे सितंबर का रिजल्ट आएगा। ये हम सब जानते हैं 100% रिजल्ट तो नहीं आएगा। बहुत से बच्चों ने एग्जाम नहीं दिए होंगे सितंबर में, जो सितंबर वाले थे वो भी जनवरी में शिफ्ट हुए होंगे। तो चलो जो शिफ्ट हो गए उन्होंने तो पढ़ाई चालू कर दी, बट जिनका नेगेटिव रिजल्ट आएगा वो पढ़ना चालू करेंगे रिजल्ट के बाद, तो उनके पास तो ऑटोमेटिकली टाइम कम हो जाएगा। तो उनको वो भी ये फॉलो करेंगे
उनको भी ये फॉलो करना पड़ेगा, वो भी फॉलो करेंगे, वो भी 90 प्लस लेके आ सकते हैं रिजल्ट के बाद भी। तो तुम्हारे पास तो ऑलरेडी 1 महीना का एडवांटेज रहने वाला है। तो तुमको अभी से तैयारी करोगे, तुम अभी से सिक्योर कर सकते हो बहुत बढ़िया 90 से 95 नंबर। और एक बार तुमने अकाउंट्स में बढ़िया कर लिया, मतलब तुम्हारा रोहित शर्मा अच्छा चल गया, रोहित शर्मा ने सेंचुरी मार दी, 90 प्लस कर दिए, तो फिर तो आगे आने वाले विराट कोहली, बाकी ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, वो तो उड़ा के मारेंगे, फिर बचा ही क्या। और लास्ट में इकोनॉमिक्स अपना फिनिशर है हमारे पास, हार्दिक पांड्या, वो तो उड़ा के लास्ट में गेम खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। तो बेस्ट करना है इसको, बस फॉलो कर लो अच्छे से, कोई ताकत नहीं है जो आपके रोहित शर्मा को रोक दे, ठीक है। और वर्ल्ड कप हमारा हुआ, यानी इस बार पास हमारे पास रिजल्ट में पास लिखा आना ही आना है, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी देर की हो गई?